Ladies and gentlemen, my name is Salmeen Ansari, and I welcome you back to another fantastic episode of Contour Cast Podcast for Life Season 3. The guest that I have with me today has completed almost 10 years at Contour Software. But more than his interesting journey of growth at this organization, he has a lot of interesting stories. From the time when he got called for an interview on the day of his Valima to how he is extremely invested in charity, there's so much more to this gentleman than meets the eye. I welcome to the podcast Abid Islam. Assalamu alaikum and welcome to the hot seat. वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम आबिद। तो आपकी कहानी वाकई बहुत दिलचस्प है और हर स्टेज पे बहुत दिलचस्प रही है। तो हम शुरुआत करते हैं फ्रॉम दैट टाइम जब आप सरगोदा में होते थे। आपका बिलोंगिंग, आपका बैकग्राउंड सरगोदा से है और आपकी जी, फैमिली भी वहाँ से है। जी तो बिल्कुल। वहाँ का वक्त और जब आप अभी भी वहाँ जाते हैं तो उसका एक लगाव, एक कनेक्शन आपने बरकरार रखा है, उसके बारे में कुछ बताइए। जी बिल्कुल, मैं सरगोदा से बिलॉन्ग करता हूँ। तो लेकिन 2003 में मुझे अपनी हायर एजुकेशन के लिए लाहौर शिफ्ट होना पड़ा। लेकिन सरगोदा से एक लगाव था, तो जब भी मौका मिलता है या मिलता था, यूनिवर्सिटी के कुछ सेमेस्टर ऑफ हुआ है या एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं, हम्म। तो उसके बाद हम मेरा यही कोशिश होती थी मैं सरगोदा चला जाऊँ। हम्म। ठीक है। और इवन शादी के बाद भी मैंने इस चीज़ को बरकरार रखा और यही चीज़ कहने के ट्रांसफ़र हुई मेरे बच्चों में। उन्हें भी सरगोदा जाने का बहुत शौक है, क्योंकि मेरी सारी इमीडिएट फैमिली सरगोदा से बिलॉन्ग करती है, हम्म। तो उनके कज़न्स वहाँ पर होते हैं, तो वो बच्चे भी गैदरिंग पसंद करते हैं, तो वो सरगोदा जाने के लिए हमेशा एक्साइटेड होते हैं। ओके। वैसे छुट्टियों में नॉर्मली वो उठते हैं 9 बजे, हम्म। लेकिन जिस दिन सरगोदा जाना हो, वो फजर टाइम उठ के बैठ जाते हैं और पैकिंग में हद से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी मदर के साथ। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छी बात है, इंसान को अपने रूट से कनेक्टेड रहना चाहिए और अपने कल्चर को और अपने होम ग्राउंड को उतनी ही अहमियत देनी चाहिए जितने किसी भी अगर मॉडर्न या डिफरेंट किस्म के शहर में उस तरह की अगर एक अपनाइयत इंसान अपना लेता है उन चीज़ों को, लेकिन अपनाइयत का एहसास आई थिंक ओरिजिनली जहाँ से बिलोंग करता है, वहाँ से एक बरकरार रखना चाहिए। तो ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आपने गैदरिंग की बात की चूँकि, तो आपने उस दिन भी बताया था और आपके बारे में मशहूर भी है कि आपको गैदरिंग्स और लोगों का इकट्ठे होना, वो दफ्तर हो, वो बाहर हो, बहुत अच्छा लगता है। तो ये आप क्या देख के बड़े हुए थे क्या अपने घर में? जी बिल्कुल, ये चीज़ मैंने अपने फ़ादर से सीखी। उहुँ। मेरे फ़ादर अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, आमीन। वी लॉस्ट हिम इन 1999। ओके। लेकिन जब वो थे हमारे साथ, तो उनका भी शौक होता था कि फैमिली गैदरिंग्स करते रहें, कुछ मतलब फ़ीस्ट होती रहें हुँ। जिसके अंदर, तो उनको देखते हुए मेरे अंदर भी ये शौक डेवलप हुआ। ओके। मुझे भी कह लें कि दोस्तों के साथ मिलने का जब हमारा यानी कि टाइम निकलता है, हमारी कोशिश यही होती है कि हम गैदरिंग करें, हुँ। कुछ हल्ला-गुल्ला हो, कुछ ओके। स्टोरीज़ शेयर करें, कुछ हम अपनी सेलिब्रेशंस करें उन मौकों पर। ओके। सो दिस इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ हू यू आर। आप जो हैं, आपकी पर्सनैलिटी और आपकी शख्सियत का ये बहुत अहम हिस्सा है। एंड आई थिंक बहुत अच्छी बात है क्योंकि ज़िंदगी में सब बहुत मसरूफ़ हो गए हैं और वक़्त निकालना इज़ द की। वक़्त निकलता नहीं, वक़्त निकालना पड़ता है। क्या ख़्याल है आबिद? बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम ये जो आज सोशल मीडिया का जो दौर आ गया है, ख़ास तौर पे ये रील्स का दौर आ गया है, हुँ। इसने इंसान को अननेसेसरीली बिज़ी कर दिया है। हुँ। ठीक है? तो सबसे पहले तो यही है कि हमें इनके तरफ कम फ़ोकस करना चाहिए। हम गैदरिंग में बैठे होते हैं और मोबाइल्स लेके हम रील्स देख रहे होते हैं। हुँ। जो हमारे सामने होता है उसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं होती। तो मेरे ख़्याल में वक़्त निकालना मुश्किल है, हुँ। लेकिन नामुमकिन नहीं है। बिल्कुल। अगर आप मोबाइल को पुट असाइड कर दें, हुँ। तो आप इज़िली कुछ मैनेज कर सकते हैं। वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि टेक्नोलॉजी से क्या हमेशा से लगाव था? क्या एक सर्टेन टाइम आया आपकी ज़िंदगी में जब आपका किसी और के कहने की वजह से रुझान इसकी तरफ गया? व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड यू कमिंग इनटू इन दिस इंडस्ट्री? ऐसा है कि मैं जैसे अभी बताया सरगोदा से बिलॉन्ग करता हूँ और फैमिली भी हमारी इतनी वेल ऑफ नहीं है ठीक है। और कह लें कि मिडल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ था। राइट। तो मेरे वालिद साहब हाईली एजुकेटेड नहीं थे, ओके। लेकिन वो चाहते थे कि मैं पढ़ूँ। ठीक है। ठीक है? उन्होंने मेरे अंदर शौक डेवलप किया कि मेरा बेटा पढ़ेगा। ठीक है? और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि वी लॉस्ट हिम इन 1999। आई राइट। वाज़ इन क्लास 9th एट दैट टाइम। ठीक। ठीक है?
तो वो एक थोड़ा-सा एक सेटबैक था, लेकिन कुडोज़ टू माय मदर एंड माय एल्डर ब्रदर, उन्होंने मुझे 100% सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि आप अपना इस सिलसिले को कंटिन्यू रखें, ठीक। फिर मैट्रिक के बाद मैट्रिक में ये हुआ कि साइंस रखी थी, 3 सब्जेक्ट से बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स। हुँ, तो बायोलॉजी मुझे बहुत मुश्किल लगती थी, अच्छा। ठीक है? और केमिस्ट्री मुझे समझ नहीं आती थी, ठीक है? तो मैंने कहा कि अब पढ़ना भी था, वालिद की विश थी कि पढ़ना है, तो क्या किया जाए? तो मैंने कहा ऐसे सब्जेक्ट चूज़ करते हैं जिसमें दोनों चीज़ें ना हों। तो उस वक़्त आईसीएस, इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंसेज़, ये एक नया कह लें कि ट्रेंड चल रहा था। तो हुँ, मैंने कहा चलें, एक तो थोड़ा-सा यूनीक चीज़ भी हो जाएगी बिल्कुल। बाकी लोगों से हट के। तो मैंने आईसीएस में एडमिशन ले लिया। तो इसी तरह बस कह लें कि आप इस फ़ील्ड में आया मैं। अच्छा, सो फ़ील्ड में एडमिशन तो ले लिया, तो क्या आपको उस वक़्त फिर इमीडिएटली समझ आ गया कि हाँ, ये बड़े मज़ेदार चीज़ है और ये मुझे करना है आगे भी, या उस वक़्त भी इतना श्योर नहीं थे? नहीं, मुझे उसी वक़्त समझ आ गया था ये ओके, वाक़ई ही मेरे लिए बनी है। अच्छा, क्योंकि मैं मैथ में बहुत कह लें कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी हूँ, और मेरा बेटा भी मैथ में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ओके। ठीक है? मैथ मुझे बहुत पसंद था, तो फिर कंप्यूटर साइंस में बहुत सी चीज़ें एल्गोरिदम्स या रीज़निंग, लॉजिकल रीज़निंग आप कह हुँ, लें, तो ये मैथ से कुछ मिलती-जुलती चीज़ें थी, ओके, ठीक है? तो वैसे एक और चीज़ भी है, मुझे ना क्यूरियोसिटी होती है कि कोई चीज़ कैसे बनी है, ठीक ठीक है, है? तो ये कंप्यूटर के अंदर जो चीज़ें चल रही थी, तो ये माइंड में होता था कि कैसे होता कैसे है? ओके, बस वो एक कह लें कि लगन थी उस चीज़ की कि कैसे? तो वो उसे फाइंड करने के लिए मैंने कहा वाक़ई ये मेरे लिए चीज़ बनी है, तो मैं ओके। इसमें मतलब इन्वॉल्व होता चला गया। सो फ्रॉम द टाइम दैट यू स्टार्टेड स्टडीइंग टू नाउ, बहुत सारी चीज़ें बीच में हुई हैं। आपने अपनी हायर एजुकेशन के लिए आपने एक बहुत ही एस्टीम्ड एजुकेशनल इदारे में दाखिला लिया और वहाँ आपका 1 साल भी बमुश्किल पूरा हुआ था और फिर शादी का ज़ोर डाला गया कि जी आपको शादी करनी है और अभी ही करनी है। तो वो भी हुई और पढ़ाई भी ख़त्म करनी थी और करियर भी आगे लेके जाना था। वो एक बहुत मज़े की कहानी है, लेकिन वो कहानी आप खुद बताएँ। अच्छा, ऐसा है कि 2003 में यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में मेरा एडमिशन हो गया, और फिर वही सरगोदा वाली कहानी आना-जाना लगा रहता था, राइट, ठीक है? तो और मैं मास्टर्स करना चाहता था, ओके, ठीक है? लेकिन मास्टर्स मैं करना चाहता था जर्मनी से। अच्छा। लेकिन उस वक़्त कह लें कि लैक ऑफ सपोर्ट कह लें, या एक्सप्लोर नहीं मैं सही तरह चीज़ों को कर सका। हुँ, हुँ। तो मैंने कहा कि चलें जर्मनी से तो नहीं हो रहा, मैं ऐसा करता हूँ कि लम्स से मास्टर कर लेता हूँ। ठीक है। बिल तो 2007 में मैं यूईटी से पास आउट हो चुका था, जॉब स्टार्ट कर दी थी। तो इसके अंदर एक छोटी-सी चीज़ ये मैं ऐड कर दूँ कि मैंने आपको बताया है कि मैं वेल ऑफ फैमिली से बिलॉन्ग नहीं करता था। हुँ, हुँ। तो फाइनेंशियल तौर पे थोड़ा-सा मसला था, मुझे शर्म आती थी कि मैं घरवालों को कहूँ कि मुझे पैसे हुँ, सेंड करें। हुँ, तो मैंने एक जॉब स्टार्ट कर दी। तो मैंने कहा कि जो मास्टर्स है मैं पार्ट टाइम कर लूँगा। हुँ। तो मैंने मास्टर्स लिया, मास्टर्स में एडमिशन करके। तो फिर ड्यूरिंग मास्टर्स ऐसा हुआ, मेरे इन-लॉज़ में शादियाँ थीं जो कि कनेक्टेड थी मेरी अच्छा, वाइफ़ की शादी से। अच्छा, तो वो कह रहे थे कि शादी आपने अभी करनी है, ओके। ठीक है। मैंने उन्हें कहा कि मेरा 1 साल रह गया, डिग्री मुझे कर लेने हुँ, दें, उसके बाद कर लेंगे शादी भी। लेकिन 2-3 शादियाँ उसके साथ कनेक्टेड थीं, अच्छा, तो मजबूरन मुझे भी करनी पड़ी। अच्छा, ओके। ठीक। सो इमोशनली, फाइनेंशियली एंड सोशली तीनों हवालों से काफ़ी प्रेशर होता है ना कि पढ़ाई भी कर रहे हैं और शादी का जो सिलसिला, जो तकरीबात या अरेंजमेंट्स करनी होती हैं, दैट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर। हाउ डिड यू मैनेज इट? मैनेज का भी मैं आपको बताता हूँ, तो लेकिन मैं आपको बता दूँ, फिर जब शादी का प्रेशर आपने अभी ज़िक्र हुँ, किया है, शादी के प्रेशर में ये था कि मुझे 4 दिन पहले सरगोदा जाना पड़ा शादी के लिए, उसकी तैयारियों के लिए, क्योंकि उससे पहले मेरे मिड टर्म एग्ज़ाम चल रहे थे ओके। लम्स में। तो जब मैं सरगोदा जा रहा था बाइक पे मैं बस स्टेशन की तरफ जा रहा था, तो हुँ, रास्ते में क्योंकि तेज़ स्पीड थी मेरी, मुझे ट्रैफिक वार्डन ने रोक लिया। तो वो मेरा चालान करना चाह रहा था कि आप ओवर स्पीड जा रहे हैं, ठीक है? तो मैंने उसे कहा भाई आप चालान तो कर दें, लेकिन मैं चालान को यानी कि पे नहीं कर पाऊँगा अभी फ़िलहाल, क्योंकि मैं जल्दी में हूँ और मुझे जाना है। तो उन्हें ओके। मैंने अपनी शादी का कार्ड दिखाया, तो उस अल्लाह के बंदे ने मुझे जो है मेरा चालान नहीं किया, ठीक है? तो फिर उसके बाद जब मैं सरगोदा आ गया, हुँ, 24 अक्टूबर को मेरी शादी थी, तो मुझे 22 अक्टूबर को कॉल आई इंटरव्यू के लिए, अच्छा, ठीक है? मैंने एज़ अ डेवलफी डेवलपर काम कर रहा था, तो ये थोड़ा-सा रेयर स्किल है मार्केट में। तो वो जो भाई साहब थे जो मुझे जिन्होंने इंटरव्यू के लिए कॉल की, वो हुँ। बज़िद थी कि मैं इंटरव्यू के लिए अपीयर हो जाऊँ 25 अक्टूबर को, जिस दिन मेरा वलीमा है। तो
मैंने उन्हें अच्छा। समझाने की कोशिश की कि आप इसे किसी और दिन पे कर लें स्केड्यूल। हुँ, लेकिन उन्होंने एक ऐसी बात की जो मुझे बड़ी अजीब-सी भी लगी। हुँ। वो कहते हैं, "यार देख लें आपके लिए क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, आपका वलीमा इम्पोर्टेंट है या आपका करियर ओह इम्पोर्टेंट माय है?" गॉड! तो वो उन्होंने रीशेड्यूल नहीं किया इस चीज़ को। और मैनेज करना वाक़ई ही मुश्किल है इस चीज़ को। एक तो आपकी कह लें कि लम्स से आप मास्टर्स कर रहे हैं, हुँ, उसके थीसिस वगैरह। हुँ, सेकंडली फिर शादी हो गई, ठीक है? और फिर अपने आप को फाइनेंशियली भी ग्रो करना है, बिल्कुल। वो भी इसका तो ये एक प्रेशर तो था। हुँ, तो इसको किसी तरह इसमें मेरी कह लें वाइफ़ का भी उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया इस चीज़ के अंदर, ओके, और मेरे घर वालों ने भी सपोर्ट किया इस चीज़ के अंदर। ओके। और यानी वाइफ़ की तरफ से भी कोई स्पेशल प्रेशर नहीं आया कि हाँ जी, कि तो इसलिए बस इस चीज़ इस मैनेज हो गई। तरीके से मैनेज हो गया। जी। सपोर्टिव फैमिली हो, कोई भी शख्स अगर साथ दे तो इंसान अगर कि कोई हल नहीं भी ढूँढ पा रहा होता है तो फिर आप रिलैक्स हो जाते हैं तो आप हल ढूँढ पाते हैं चीज़ों के। जी, जब कोई बिल्कुल। प्रेशर डालने वाला शख्स या माहौल हो तो अच्छा खासा सॉल्यूशन आपके सामने हो भी ना तो इंसान थोड़ा-सा डगमगा जाता है। अगर आपको पता हो ना कि आपकी इनपुट्स क्या हैं और आउटपुट क्या है, तो आपकी 60% प्रॉब्लम रिज़ॉल्व हो चुकी होती है, हुँ, ठीक है? तो इस तरीके से अगर हमें पता था कि हमने करना क्या है, हुँ, ठीक है? और हमारे पास चीज़ें क्या अवेलेबल हैं, हुँ। तो फिर इस तरह से इसे मैनेज कर लिया। मैनेज कर लिया। अच्छा इनपुट और आउटपुट की बात कर रहे हैं। 10 साल एट कॉन्टूर इज़ नो स्मॉल ड्यूरेशन। इतना अरसा हो गया है लेकिन माशाल्लाह से यू आर वेरी खुशबाश ऑल्सो। पीपल आर वेरी फॉन्ड ऑफ यू ओवर हियर। आपकी बहुत मज़ेदार स्टोरीज़ हैं। कोई ई फॉर आबिद वाली भी कहानी है। वो क्या स्टोरी है एंड उसके अलावा ये 10 साल आपके लिए कैसे रहे हैं? ई फॉर आबिद, ये बड़ी एक कह लें कि ज़बरदस्त प्लेज़ेंट मेमोरी है मेरे माइंड में, ओके, जो मैं चाहूँ भी तो शायद ना भूल पाऊँ। ओके, और इवन के बिलाल महमूद हैं, उनको वो जब मुझे मिलते हैं तो वो ज़िक्र इस चीज़ का लाज़मी करते हैं। ओके। इफ़ और अभी से स्टोरी इस तरह से है कि जैसे मैंने आपको बताया मुझे गैदरिंग बहुत पसंद है। हुँ, तो मेरी आदत होती है कि कुछ दोस्तों को साथ मिला के ना बाकी लोगों को रोस्ट करें या कुछ गॉसिप्स हो जाएँ और उनको रोस्ट किया जाए। राइट, लेकिन मेरा एक दोस्त है काशिफ़ भट्ट, ठीक है? वो उस अल्लाह के बंदे ने क्या किया, उसने मुझे रोस्ट करने का प्लान बनाया और मुझे बताया भी नहीं। ओके। उसने दोस्तों के साथ मिलके मुझे ई फॉर आबिद के थ्रू रोस्ट किया। अच्छा, तो ओके, इसके लिए अगर कोई देखना चाहे तो क्लिप अवेलेबल है, ओके, तो वहाँ से वो देख सकता है ई फॉर राइट। आबिद, ठीक है? तो इसके अलावा जो आपके 10 साल रहे हैं एट कॉन्टूर उसमें बहुत इंटरेस्टिंग आपके एक्सपीरियंसेस सामने आए होंगे बहुत मेमोरेबल भी लेकिन अगर आपको 2-3 चीज़ें हाईलाइट करनी हो ग्रोथ के हवाले से फ्रेंडशिप्स के हवाले से लर्निंग के हवाले से क्या क्या चीज़ें हैं इन दीज 10 ईयर्स जो आपके लिए बहुत स्पेशल हैं? जी 10 साल कुछ लोग तो कहते हैं कि 10 साल बहुत जल्दी गुज़र गए, ठीक है? हम्म मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा। 10 साल में बहुत कुछ सीखा भी और थोड़ा-सा इस चीज़ को प्रमोट भी किया हम्म अपनी टीम के अंदर। तो इन 10 सालों में अगर कह लें कि डिफरेंट ऑपरेटिंग ग्रुप्स के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। सब जब मेरी हायरिंग हुई थी वो थी हैरिस कंप्यूटर सिस्टम्स के साथ, ठीक है ठीक है? 2018 में मैं मूव हो गया परसिस ग्रुप पर्सियस में में, ठीक है? परसिस ग्रुप में जिस टीम में मैं मूव हुआ, आई वाज़ द फर्स्ट डेवलपर फ्रॉम कंटोर फॉर देम, ओके ओके? तो अब थैंक्स टू कॉन्स्टेलेशन इनका जो काम है सॉफ्टवेयर एक्वायर करने का, इन्होंने डिफरेंट सॉफ्टवेयर एक्वायर किए ठीक इन है सेम डोमेन, ठीक है तो वो 5 प्रोडक्ट्स बन गई ओके इन 2 इयर्स। ओके तो चूँकि मैं फर्स्ट डेवलपर था यहाँ से कंटोर से, हम्म मुझे उस थोड़ी-सी डोमेन का आइडिया हो चुका था 2 सालों में। तो मैनेजमेंट हैज़ डिसाइडेड टू प्रोमोट मी टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैनेजर पोज़ीशन, वंडरफुल ठीक है? तो इस तरह से इस हिसाब से मैं लकी रहा, ओके ठीक है? तो और उसके अलावा बाकी इन 10 सालों में एक चीज़ मैंने आफ्टर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैनेजर पोज़ीशन मैंने जो चीज़ सीखी कि 2 बिहेवियर होते हैं। एक होता है एक्सेप्ट बिहेवियर, एक होता है टॉलरेंस, यस ठीक है? अब उसमें मेरी थोड़ी-सी कह लें कि जज़्बाती नेचर है, थोड़ा-सा मैं कह लें कि गुस्से में भी आ जाता हूँ जल्दी। ओके लेकिन आफ्टर बीइंग मैनेजर तो ये चीज़ नहीं करनी थी मैंने, हुँ, तो उसके लिए फिर मैंने थोड़ा-सा स्टडी किया था इस चीज़ को। ओके। तो जब आप एक्सेप्ट करते हैं किसी चीज़ को, आप पॉज़िटिव एक्नॉलेजमेंट, ओपन हुँ, माइंड के साथ एक्सेप्ट करते हैं। हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक कोलीग है या आपकी टीम में एक पर्सन है, जो कि शॉर्ट ब्रेक्स बहुत ज़्यादा लेते हैं। ठीक है? तो अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये प्रोडक्टिविटी के लिए ठीक है, वो बाद में हमारे काम को इफ़ेक्ट नहीं होगा। ठीक है, वो राइट, ले रहे हैं ब्रेक, इट्स ओके, इट्स फॉर हिम, वो या ले सकते हैं,
ठीक है? लेकिन इससे काम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आप एक्सेप्ट कर लें इस चीज़ को। ये दूसरा इसका तरीकाकार ये था कि आप टॉलरेट करें कि वो ब्रेक ज़्यादा ले रहा है, ठीक है? हुँ, लेकिन टॉलरेट का मैं आपको थोड़ा-सा बताऊँ, टॉलरेट एक टॉलरेंस लेवल होता है। ये कुछ अरसे के बाद कह लें कि वो थोड़ा-सा नेगेटिव एक इफ़ेक्ट आता है माइंड में, बिल्कुल, तो वो तंग कर सकता है। दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, वो ये है कि एक एक्स फैक्टर होना चाहिए राइट। इंसान के अंदर। लाइक एक्स फैक्टर 2 तरीके से कह लें कि सॉफ्ट स्किल, यानी कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है? या कम्युनिकेशन, इस तरह का कोई एक स्किल आ जाए जो कि दूसरे लोगों से आपको मुमताज़ करे, राइट? हुँ, और उसके अलावा या फिर कोई स्किल जो आप फॉर एग्ज़ाम्पल डॉट नेट डेवलपर है कोई, ठीक है? मेरा रुझान था वो डेल्फी की तरफ था। डेल्फी के बहुत कम डेवलपर हैं, तो ये एक थोड़ा-सा मुझे दूसरे लोगों से डिफरेंट करता था, हुँ। ठीक है? तो ये चीज़ भी मेरे बड़े काम आई है। आपने ये बहुत अच्छी एक वैल्यू की बात की बिकॉज़ ये एक माइंडसेट भी है और एक वैल्यू भी है। तो क्या ये वैल्यू या और वैल्यूज़ इसी तरह की आप अपनी पर्सनल लाइफ़ में भी अपनी फैमिली के साथ भी अप्लाई करते हैं? जी, जैसे मैंने बताया कि थोड़ी-सी मेरी जज़्बाती नेचर है, तो ये जो एक्सेप्ट और टॉलरेंस वाली थ्योरी है, हुँ, ये मैंने अप्लाई की अपनी फैमिली पे भी। अच्छा, आई हैव 3 ब्यूटीफुल किड्स माशाल्लाह। ओके, तो बच्चों की डिफरेंट आदतें होती हैं, बिल्कुल होती ठीक हैं। है? और पता नहीं क्या-क्या उनके माइंड में चल रहा होता है कि वो क्या-क्या एक्सप्लोर कर लें, ठीक है? राइट, तो सम टाइम इरिटेशन होती है, हुँ, ठीक है? लेकिन जब आप एक्सेप्ट वाली थ्योरी पे काम करेंगे, तो आपको उनकी आदतें बहुत अच्छी लगेंगी, हुँ, राइट? लेकिन टॉलरेंस वाली पे ये फिर जब आप टॉलरेंस वाली पे जाएँगे, तो जब टॉलरेंस लेवल आपका पूरा हो गया, फ़िल हो गया, तो बस फिर बच्चे की पिटाई होना लाज़िम है, ठीक है? तो इस चीज़ को मैंने अप्लाई किया है फैमिली में भी, हुँ। कोशिश कर रहा हूँ, नॉट 100%, लेकिन जितना मुमकिन है मैं कोशिश कर रहा हूँ। सिर्फ़ इमीडिएट फैमिली में भी नहीं, कह लें कि बाकी जो रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं, उनके साथ भी मैं इस तरह करने की कोशिश कर रहा हूँ। That's very good habit because I think it's important to understand कि बच्चे वो करते हैं जो वो करना चाहते हैं, लेकिन उनको अगर ज़रा सी भी एक डर अगर हो, फ़ियर बैठ जाए कि हम ये करेंगे तो या हमें टोका जाएगा या मना किया जाएगा या किसी को गुस्सा आ जाएगा, तो कॉन्फिडेंस भी काफ़ी शेक हो जाता है। बाद में जाके बच्चे इवेंचुअली सीख ही जाते हैं अगर कोई सही गलत का फ़र्क है। लेकिन फ़ौरन रोक-टोक जो है जैसा आप कह रहे हैं कि आपको अगर पसंद नहीं और आप रोक देंगे, तो एक उसकी पर्सनैलिटी और उसकी इंडिविडुअलिटी जो है वो एक नेगेटिव तरीके से मुतासिर होगी। यू सेड यू हैव 3 ब्यूटीफुल चिल्ड्रन, सो व्हाट एजेस आर दे? जो एल्डर सन है, वो 14 है माशाल्लाह। ओके, 8th क्लास में है और वो क्रिकेट को बहुत लाइक करते हैं। ओके, बहुत क्रेज़ है उन्हें क्रिकेट का। ओके। उनके क्रेज़ को देखते हुए ही मैंने उन्हें कज़ाफ़ी स्टेडियम के साथ अकेडमी है, क्रिकेट अकेडमी, अच्छा, वहाँ पे उनका एडमिशन करवाया है। अच्छा, ओके, नॉट फॉर बीइंग आई मीन प्रोफ़ेशनल बनने के लिए नहीं, ओके, उनके शौक को देखते हुए कि चलें कुछ मतलब एक्टिविटी हो जाएगी, फ़िज़िकल ओके, एक्टिविटी। ओके। ख़ास तौर पे मोबाइल से थोड़ी-सी जान छूट जाएगी पबजी से। सही, और फिर इन द मिडल आई हैव अ ब्यूटीफुल डॉटर, शी इज़ 10, ओके, in class 5, ओके, right? And then my younger son is of 8 years. ओके, Okay. ऑलराइट, वंडरफुल, His name is Ibrahim. ओके। I call him Badshah. यू कॉल हिम बादशाह, क्यों? अब वो उसके अंदर बादशाहों वाली आदत है। वो कहता है मैं प्रो हूँ, ठीक है? और हर वक़्त ठंडी जुगतें करवाता रहता है अपने बड़े भाइयों को। और बहुत घर का माहौल बहुत खुशगवार रखता है वो। दैट्स वंडरफुल। अच्छा, खुशगवार माहौल घर पे एंड काफ़ी खुशगवार माहौल दफ्तर में भी। यहाँ अच्छे लोग हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, मैनेजमेंट के लिए एम्प्लॉइज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। एक बात जो कि हमें हर अपने पॉडकास्ट सीज़न में और हर एपिसोड में सुनने को मिलती है। क्या आपकी भी यही राय है कि यहाँ की मैनेजमेंट एम्प्लॉइज़ का बहुत ख्याल रखती है? जी, ये बिल्कुल 100% बिल्कुल दुरुस्त है बात। हुँ, हुँ। कह लें कि कॉन्टोर इज़ लाइक अ फैमिली। मतलब मुझे जितना घर में सुकून होता है, उतना ही मुझे ऑफ़िस आके भी होता है, ओके, और बल्कि मैं ऑफ़िस में आके काम करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। ओके। इवन ड्यूरिंग कोविड बहुत से लोग घर से काम करते थे। मैं कोविड में भी 3 डेज़ अ वीक ऑफ़िस ही आता था। तो इसकी वजह यही है कि मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। इवन कि वो फीडबैक भी लेते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसको रिज़ॉल्व भी करते हैं। अगर रिज़ॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम सुन लेते हैं, हुँ, जिससे बंदे को हौसला हो जाता है कि हाँ जी, मेरी बात सुनी गई है, अब इस पे कोई ना कोई एक्शन हो जाएगा।
अच्छा, ठीक। तो ओके। आने वाले वक़्त में फौरी तौर पे ना सही कुछ दिनों में वो प्रॉब्लम रिज़ॉल्व कर देते हैं। और माहौल अच्छा बनाने के लिए जिस तरह एक एक्सेप्टिंग और अंडरस्टैंडिंग मैनेजमेंट होती है, उसी तरह एम्प्लॉयज़ की भी ज़िम्मेदारी होती है। तो एक तो होता है काम बहुत अच्छे से निभाना, जो कि आप लोग करते हैं। एक होती है अपनी तरफ से कुछ और ऐसी चीज़ें करना जिससे माहौल और भी ज़्यादा बेहतर हो सकता है। और आपके बारे में मशहूर है कि आप चूँकि चैरिटी को बहुत सीरियसली लेते हैं, तो आपने ऑफ़िस कॉलीग्स को भी इनकरेज किया है, ख़ास तौर पे वन्स और ट्वाइस अ ईयर टू रन अ चैरिटी ड्राइव। उसके बारे में बताइएगा? जी, बिल्कुल कॉन्टोर के आने से पहले से ही ये थोड़ी-सी आदत एक डेवलप हो चुकी थी कि हमने सबको साथ लेके चलना है। हुँ, हुँ। जो लोग आपके मुआशरे में थोड़े कम ब्लेस्ड हैं, उनके साथ कंट्रीब्यूशन कर सकें। ठीक है। तो जब कॉन्टोर में आए तो यहाँ पे बहुत अच्छे दोस्त मिले। हुँ, हुँ। जब पहला रमज़ान था मेरा कॉन्टोर में, तो उस टाइम हमने प्रोग्राम बनाया 2-3 दोस्तों ने हुँ, मिलके कि हुँ। यार सारे ऑफ़िस बॉयज़ के लिए ना कुछ मतलब करते हैं कलेक्शन। राइट। तो हम 2-3 दोस्त तो कम थे क्योंकि 5 ऑफ़िस बॉयज़ थे। तो हमने कहा अब सबको इन्वॉल्व करते हैं हुँ। और बहुत ज़बरदस्त हमें रिस्पॉन्स मिला इसका। ये 2015 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। ओके, तो हमने एग्ज़ैक्टली अगर मैं बताऊँ तो हम तकरीबन कह लें कि 42 लोग थे और ओके। हमने 25,000 प्लस कलेक्ट किए, वंडरफुल। ठीक है। फिर उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा हर साल हुँ। रमज़ान में उनके लिए ईदी कलेक्ट करने का। 2021 में ये हुआ कि लोग घर से काम कर रहे थे। हुँ। थोड़ी-सी परेशानी थी कि कैसे लोगों से कलेक्शन करें। लेकिन बहुत से लोग स्काइप पे या टीम्स पर ऐड थे, उनको ऑनलाइन कॉन्टैक्ट किया। तो एक बात मैं आपको बताऊँ, लोग ना बहुत जेनरस हैं। वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें एक छोटी-सी पुश चाहिए होती है किसी की तरफ से। तो बस वही पुश किया उन लोगों को। तो इवन 2022 की मैं बात बताऊँ, मैंने 150,000 कलेक्ट किए वॉव! पर ईद दी और 2023 में 60,000। मैं अभी मेरे वॉव! पास एक्सेल एक रिकॉर्ड है, मैं मैथ में ना थोड़ा-सा अच्छा हूँ, ठीक है? तो मैं फिगर्स याद रखता हूँ, हुँ। डेट्स हैं वो याद रखता हूँ, इस तरह की चीज़ें मेरी फिगर्स माइंड में रह जाती हैं। तो अब जो 2024 था, अब इसमें ये था कि पुराने लोग कम थे, नए लोग ज़्यादा थे। मैं बहुत से लोगों को जानता भी नहीं हूँ, उन तक मेरी दावत पहुँची भी नहीं या हुँ। मेरी कह लें कि अनाउंसमेंट नहीं पहुँची उन तक। हुँ। तो मेरे साथ कुछ लोग होते हैं जिनमें अब्दुल वहीद हैं, हुँ। वो मेरे साथ होते हैं, सुभान है और भी बहुत हैं, मैं नाम सबका किस तरह लूँ। तो मैंने उनको यही कहा, मैं कहा यार इस दफ़ा ना हमारे से कलेक्शन नहीं हो पाएगी, लोग घर से काम कर रहे हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मैं आपको बताऊँ, मैंने इस दफ़ा 355,000 कलेक्ट किए, सिर्फ़ उन्हीं लोगों से। तो बात वही है कि लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जनरस हैं, उन्हें पता है कि क्या हालात चल रहे हैं, महँगाई हुँ। की क्या हुँ। शरह है, हुँ। लोग किस तरह से हैंड टू माउथ हैं हुँ। और ख़ास तौर पे जो हमारे साथ काम कर रहे हैं हुँ। स्टाफ़ में, हुँ। तो लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। तो सो इट वुड बी वेरी, वेरी सेफ टू से कि ये सिर्फ़ चैरिटी नहीं है, आपके लिए एक ड्राइव है। जी, बिल्कुल। और ये अभी मैंने आपको सिर्फ़ बताया जो हम ड्यूरिंग रमज़ान कलेक्शन करते हैं। इसके अलावा भी कुछ लोग आ जाते हैं, हुँ। उन्हें पता हुँ। है क्योंकि ये कलेक्शन कर रहे हैं, तो बता देते हैं कि हमारे घर में ये इश्यू चल रहा है, लाइक हुँ। हुँ। शादी है किसी की, हुँ। ठीक हुँ। है? तो उसके लिए भी कलेक्शन कर लेते हैं या कोई कह लें कि हॉस्पिटलाइज़ है, तो हुँ। उसके लिए भी कलेक्शन कर लेते हैं। हुँ। 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 और ये मेरे लिए ड्राइव भी है, दूसरा ये मैंने जो साथ लेके चलने वाली आदत है ना, शायद उस चीज़ के लिए है। क्योंकि साथ लेके चलना मैं इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि आप चाहे जहाँ मर्ज़ी पहुँच जाएँ, कोई आपकी सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट करने वाला आपके साथ कोई होना चाहिए। हुँ। फॉर हुँ। एग्ज़ाम्पल आप कामयाब भी हो जाते हैं, इवन के कामयाबी को अगर आप एक साइड पे रखें, आप कहीं जाना चाह रहे हैं, आप बहुत खूबसूरत मुकाम पे जाना चाह रहे हैं, ठीक है? अगर आप अकेले हैं, तो आप उसे उस तरह से एन्जॉय नहीं कर पाएँगे, हुँ। जो आप दोस्तों के साथ या लोगों के साथ मिलके उस चीज़ को एन्जॉय कर पाएँगे। साथ लेके चलने वाली आदत दैट मीन्स कि आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू में जो है वो नज़र आती है इन टर्म्स ऑफ वेदर इट्स हैविंग फूड वेदर इट्स सिटिंग एंड हैविंग फन और वेदर इट्स कंट्रीब्यूटिंग फॉर एवरीबडी। अब हमने माहौल की चूँकि बात की और आपने कहा नो डाउट मैनेजमेंट जो है बहुत कंड्यूसिव और बहुत इंकरेजिंग माहौल रखता है, तो इस बात को भी मैं कहूँगी कि द फैक्ट कि आप अपनी तरफ से कमिटमेंट जो कि लोगों को बेनिफिट कर रही है, जो कि लोग आई एम श्योर मैनेजमेंट भी उनका ख्याल रखती है, बट दे अलाउ यू टू कंटिन्यू दिस, जिसका मतलब है कि उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इंपॉर्टेंट तो काम भी बहुत होता है और द नेचर ऑफ योर वर्क इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
उसके बारे में फॉर ऑडियंस जो नहीं जानती है कि आप लोग क्या करते हैं, प्लीज बताइएगा, व्हाट इज इट दैट यू डू? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, राइट। कॉन्टोर सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हम्म। होगी। इसकी मुख्तलिफ डोमेन्स हैं। हम जिस डोमेन में काम कर रहे हैं वो है डीलरशिप, राइट। ठीक है? और डीलरशिप अगर आप पाकिस्तान की मिसाल लें तो जिस तरह यहाँ पे टोयोटा है, होंडा है, हम्म। सुजुकी है, हम्म। इन लोगों की डीलरशिप है। लेकिन हम नॉर्थ अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आउटडोर पावर इक्विपमेंट्स हैं जिसमें क्रेन्स आ जाती हैं, ठीक है। स्नो ब्लोवर्स आ जाते हैं, ठीक है। लॉन मूवर्स आ जाते हैं। तो उस चीज़ की डीलरशिप है बेसिकली, ओके। ठीक है? तो उनका सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है। लाइक उन जो डीलर्स हैं उनके कस्टमर्स आते हैं उनके पास, कोई चीज़ खरीदते हैं तो उनके लिए सेल्स ऑर्डर मेंटेन करना। हम्म। फिर उसके बाद कोई सर्विस के लिए आता है तो उसके लिए वर्क ऑर्डर्स मेंटेन करना। तो इस तरह की चीज़ें हैं। फिर इनवॉइसिंग है जिसमें अकाउंटिंग इन्वॉल्व हो जाती है, हम्म। जनरल लेजर इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक अकाउंट है। पेएबल, अकाउंट रिसीवेबल्स। तो ठीक है। फिर उसके बाद हमारे लेगेसी सॉफ्टवेयर्स हैं, राइट। लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट क्योंकि 5 प्रोडक्ट्स हैं जी। तो उनका फ़ायदा उठाते हुए उनके ऊपर डिफरेंट इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जो कि बहुत कमाल के जा रहे हैं। एक इनिशिएटिव है टारगेट सीआरएम का, वो मल्टी-मिलियन डॉलर टच कर चुका है विदिन 3 इयर्स, वंडरफुल। राइट? एंड और इसी तरह मज़ीद इनिशिएटिव्स भी आ रहे हैं। सो सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपने एक बड़ी स्ट्रांग बात की थी जब हम उस दिन बात कर रहे थे, दैट टेक्नोलॉजी इज योर सर्वेंट। ऐसी कोई बात आपने की थी? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? जी, बिल्कुल। बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर कुछ लोग माइंडसेट होता है और दे आर राइट इन देयर स्टैंस एज़ वेल, कि वो कहते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कर ली बस उसी में ही रहना है। लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज़ अ बिट डिफरेंट। आपने लॉजिक डेवलप करनी है, रीज़निंग है आपके पास, आपको पता है आपने क्या करना है। लाइक लम्स में जब थे, मैंने पहले भी ज़िक्र किया, हमारे एक प्रोफ़ेसर थे, वो कहते थे कि अगर आपको पता है इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है, तो हम्म। मोर देन 60% प्रॉब्लम आपकी रिज़ॉल्व हो चुकी है, राइट। ठीक है? फिर उसके बाद रह जाता है बेसिक आइडिया, ठीक है? अब बेसिक आइडिया को आपने ट्रांसलेट करना है, वो आप डॉटनेट में कर दें, जावा में कर दें, डेल्फी में कर दें, हम्म। तो टेक्नोलॉजी इज़ योर सर्वेंट, आपने उससे काम लेना है, ठीक है? अ, ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ में आप मास्टर हैं उसी में करें। आप डिफरेंट डोमेन्स में जाके भी अपना काम ले सकते हैं, उस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, इसका एक्चुअली ये मतलब है। इट्स सो नाइस टू टॉक टू यू। मैं अब अनफॉर्चुनेटली बिकॉज एक टाइम होता है हमारा, तो एक सर्टन अमाउंट ऑफ बातें होती हैं, लेकिन जितनी बातें हुई उनसे मुझे एक चीज़ तो डेफिनेटली समझ आई कि आपको ज़िंदगी में जिस तरह की भी सिचुएशन हो उसको साथ लेके चलने की एक समझ आ गई है। तो जाने से पहले आप यंग एस्पायरिंग प्रोफेशनल्स या न्यू जनरेशन को कोई टिप ट्रिक या पैगाम देना चाहेंगे? जी, डेफ़िनेटली। जब इस फ़ोरम पे आए हैं तो थोड़ा-सा फ़ायदा उठा लेना चाहिए। सबसे जो मेजर चीज़ है ना, वो है नेवर गिव अप। हम्म। आपने गिव अप नहीं करना, हम्म। चाहे जिस तरह की भी सिचुएशन आ जाए। अ, बजाय इसके कि आप प्रॉब्लम को कहें व्हाई मी, आप उसे कहें Hmm. ट्राई मी, Oh, ठीक है? nice. तो गिव अप ना करें, टाइम लगेगा, प्रॉब्लम रिज़ॉल्व नहीं हो रही होगी, लेकिन जब आप उसके ऊपर फ़ोकस करेंगे, टाइम पुट करेंगे, लोगों से थोड़ी-सी हेल्प लेंगे, तो दसियों आपको उसकी प्रॉब्लम की रेज़ोल्यूशंस मिल जाएँगी। Instead of why me, try me. यप, That is so, so wonderful. So, thank you so much for your time. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. I hope you enjoyed yourself also. थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस फ़ोरम पे बुलाया। थैंक यू सो मच। Ladies and gentlemen, that's it for today. Till next time, this is me, Salmeen Ansari, saying thank you for listening and Allah Hafiz.